अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक नए दिन और एक नई खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जहाँ कहीं होंगे सब खैरियत से होंगे और आप लोगों ने अपना भरपूर वीकेंड मनाने की ना कोशिश भी और तैयारी भी पूरी कर ली होगी। और अच्छा सा अभी बहुत से लोग हैं नाश्ता कर रहे होंगे यहाँ पर, उन्होंने कर लिया होगा। और नाश्ता ना हमेशा जी भर कर करना चाहिए क्योंकि हमारे दिन का ये पहला मील होता है जो हमें पूरा दिन एनर्जाइज करके रखता है। और मैं एक जगह पढ़ भी रही थी, आप लोगों ने भी ज़रूर पढ़ा होगा कि नाश्ता हमेशा ना बादशाहों की तरह करना चाहिए, यानी एक हेल्दी और सेहतमंदाना करना चाहिए। दोपहर का खाना जो होता है हमारा वो वजीर और रात का खाना फकीर की तरह करना चाहिए ताकि हम पूरे दिन जो है वो अच्छे तरीके से अपनी जो सरगर्मियां हैं, ये एक्टिविटीज़ हैं वो करते रहें। और मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि वीकेंड आप लोगों ने भरपूर अंदाज में गुजारना है और हमारी भी हमेशा यही कोशिश होती है जनाब कि आज का वीकेंड जो है ना वो अच्छा बनाने की कोशिश की जाए। और हम जो आज का प्रोग्राम पूरा डिज़ाइन करते हैं या अपने टॉपिक्स जो लेकर आते हैं वो इसी तरह होते हैं कि लाइटर नोट पे हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। और आज भी इसी तरह होने वाला है। तो जनाब आ जाए अपनी स्क्रीन के सामने। मैं तो आ चुकी हूँ अपना चाय का मग लेकर, तो आप लोग भी आइए क्योंकि बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं आज हमारे पास जिन पे हमने बात करनी है। बहुत अच्छे गेस्ट हैं जिनसे आपकी मुलाकात करवानी है। तो अभी बाकायदा आगाज करते हैं अपने प्रोग्राम का और सबसे पहले बात करनी है हम सेल्फ केयर के हवाले से। तो खूबसूरत और दिलकश नजर आना ना हर इंसान की ख्वाहिश होती है, लेकिन इंसानी जबलत है कि वो अपनी ना ज़ाहरी शक्ल सूरत से मुतमईन नहीं होता है और हमेशा बेहतर नजर आने की तगदों में लगा रहता है। और जिस्मानी साख्त और हुलिया अपनी ख्वाहिश के मुताबिक करने की ख्वाहिश ने अरबों रुपए सालाना की कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को दे देते हैं। और वजन में इजाफा और मोटापा एक ऐसा मसला बनता जा रहा है आज के दौर में जिससे हर दूसरा बंदा परेशान नजर आता है, वो चाहे मर्द हो या फिर खातून हो। और मोटापा ज़ाहरी लुक को ख़राब करने के साथ साथ कई ख़तरनाक बीमारियों की वजह भी बनता है। लेकिन ज़्यादातर लोग ना वज़न तो कम करना चाहते हैं लेकिन उसके लिए डेली डाइटिंग करना या डेली के तौर पर एक्सरसाइज करने वाला जो एक मुश्किल काम है ना वो नहीं करना चाहते हैं। तो उन लोगों को दुबला और पतला नजर आने की ख्वाहिश मेडिकल साइंसेज ने अब पूरी कर दी है। और अब कॉस्मेटिक और एस्थेटिक सर्जरी में ऐसे ऐसे तरीके मुतारिफ करवाए जा रहे हैं जिनकी मदद से जिस्म से जो फालतू चर्बी है उनको ख़त्म कर दिया जाता है। और इन्हीं तरीकों में एक तरीका है लेपोसेक्शन, जिसे लेपोप्लास्टी या फैट मॉडलिंग या आम ज़बान में कह लें कि लेपो का नाम दिया जाता है। ये एक ऐसी कॉस्मेटिक सर्जरी है जिसके ज़रिए इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की चर्बी को ख़त्म किया जाता है। तो मोटापे और ज़्यादा वज़न से छुटकारा पाने के लिए ये जो सर्जरी है इनका तरीक़ाकार कितना मौसर साबित हो सकता है और ये कितना फ़ायदेमंद है, ये इसके कितने डिसएडवांटेजेस भी हमें हो सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर ताहिर यूनुस है, बैरियाट्रिक सर्जन है और मेंबर है अमेरिकन बोर्ड ऑफ ओबेसिटी मेडिसिन के। डॉक्टर ताहिर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। डॉक्टर ताहिर, सबसे पहले तो हमें बताएं, बहुत सारे तरीका इलाज अब इस हवाले से आ गए हैं कि अब लोग जो है मोटापे का शिकार हैं वो अपनी एक्स्ट्रा फैट जो है वो निकलवा के दुबला पतला हो जाते हैं। लेकिन कौन कौन से तरीका इलाज अब मुतारिफ हो रहे हैं और उनमें डिफ्रेंशिएट करके हमें बताएं। एक तो लेपोसेक्शन क्या होता है, दूसरा बैरियाट्रिक सर्जरी क्या होती है, हम इसके बारे में सबसे पहले जानना चाहते हैं। जी थैंक यू सो मच। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है हमारे इस वक्त ज़माने में। पाकिस्तान की इस वक्त मोटापे की जो शरह है ना वो अप्रॉक्सीमेटली 1 in 4 है, यानी हर चौथा बंदा इस वक्त मोटापे का शिकार है। हम पाकिस्तान एज ए कंट्री जो है हम दुनिया के टॉप 10 ममालिक में इस वक्त आते हैं ओबेसिटी के हवाले से। तो हमारे पास ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है पब्लिक के अंदर। तो जो मोटापा है इसके कई असरात हैं जिस्म के ऊपर। जब एक्सेस चर्बी जमा हो जाती है जिस्म में तो मुख्तलिफ जगहों पे जमा होती है और जहाँ जहाँ वो जमा होती है वहाँ पर वो सोजिश कर देती है, बीमारियाँ कर देती है। जैसे कि जिगर के अंदर जमा हो जाती है तो फैटी लिवर बन जाता है, कोलेस्ट्रोल्स बढ़ जाते हैं, पैंक्रियास में या लबलबे में जमा होने से शुगर हो जाती है, हार्ट के आसपास जमा होने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, फेफड़ों में जमा होने की वजह से ऑक्सीजन ट्रांसफ़र नहीं होता, सांस फूलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा वज़न जब बढ़ता है तो पूरे जिस्म के ऊपर उसका जो बोझ पड़ता है तो लोगों के लिए मुख्तलिफ काम करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अपने चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, सांस फूलना शुरू हो जाता है, कमर में तकलीफ होती है, घुटनों में मुख्तलिफ बीमारियां लग जाती हैं। तो ये सारी बीमारियां उस वक्त होती हैं जब हमारा वज़न एक ख़ास हद से ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाए
जो हम बॉडी मास इंडेक्स के मुताबिक मेजर करते हैं। तो जब बॉडी मास इंडेक्स 35 से ज़्यादा हो जाए तो फिर ये बीमारियां शुरू हो जाती हैं। ठीक है। अब वज़न को कम करने के लिए अब जो हमारे पास मॉडर्न सर्जिकल टेक्निक्स है ना, जिस तरह आपने कहा है लाइपोसक्शन है और एक बैरियाट्रिक सर्जरी है। लाइपोसक्शन बैरियाट्रिक सर्जरी में जो मेन फ़र्क है वो ये है कि लाइपोसक्शन के साथ हम जो स्किन के नीचे, जिल्द के नीचे जो चर्बी है उसके अंदर हम ट्यूब डाल के उसको सक आउट कर देते हैं। ओके। लेकिन जो अंदरूनी चर्बी है जिस्म के अंदर वो इससे नहीं निकल सकती। ठीक है। लेकिन जो बीमारियां बनती है ना मोटापे के अंदर, वो एक्चुअली अंदरूनी चर्बी की वजह से होती है। तो उस अंदरूनी चर्बी को डिसॉल्व करने के लिए हम अब बैरियाट्रिक सर्जरी करते हैं। बैरियाट्रिक सर्जरी के जो मेन इफेक्ट है वो ये है कि जिस्म के अंदर वो हार्मोन्स तब्दील हो जाते हैं। ये जो मोटापा जो बीमारी है ये कुछ हार्मोन्स की तब्दीली की वजह से होती है, जिसकी वजह से जिस्म तवानाई को जमा करना शुरू कर देता है और उसको मोटापे की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ठीक है। अब जब हम बैरियाट्रिक सर्जरी कर लेते हैं तो वो जो हार्मोन्स की इम्बैलेंस हुआ होता है वो ठीक हो जाता है। तो खुद ब खुद जिस्म जो है वो एक्सेस चर्बी को डिसॉल्व करके जिस्म को एक नए सतह पे, एक नए वजन पे लाके स्टेबल कर देता है। तो ये मेन फ़र्क है बैरियाट्रिक सर्जरी लाइपोसक्शन में। लाइपोसक्शन के साथ हम अपनी बॉडी की शेप को बदल सकते हैं, लेकिन बहुत सारा वजन नहीं कम होता, बीमारियां नहीं ख़त्म होती। और बैरियाट्रिक सर्जरी के अंदर वजन कोई जिस्म का तिहाई हिस्सा निकल जाता है और इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं, जिसमें शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रोल है, जोड़ों की तकलीफ है, जो इस वक्त काफ़ी आम है हमारे माहौल में। एग्जैक्टली कॉमन है। लेकिन मुझे ये बताइए डॉक्टर ताहिर कि ये ज़्यादातर कौन से लोग करवाते हैं इस तरह की सर्जरी? ज़्यादा किन में रुझान ज़्यादा पाया जाता है? अगर हम जेंडर्स को देखें तो ज़्यादातर हमारी जो फीमेल्स हैं उनको ज़्यादा वो इस सर्जरी की तरफ आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये जो ज़रूरत है इस सर्जरी की दोनों में है, क्योंकि इस वक्त हमारे पास जो मोटापे का इंडेक्स है मुल्क में वो अप्रॉक्सीमेटली बराबर है, दोनों मर्दों में भी और ख़वातीन में भी। तो जब ये मोटापा एक ऐसे हद में चले जाए जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां लग जाती है तो उनको फिर बैरियाट्रिक सर्जरी की तरफ उनको गाइड किया जाता है। लेकिन किस वेट में ज़्यादातर डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं कि अब आपको बैरियाट्रिक सर्जरी करवा लेनी चाहिए? जी, जनरली जो हम इसको बॉडी मास इंडेक्स के मुताबिक मेजर करते हैं, लेकिन अगर हम अपने जनरल एक लें तो हमारा जो पाकिस्तान का एक एवरेज मेल है वो 5 फुट 6-7 इंच की हाइट है एवरेज। अच्छा, और हमारी जो एवरेज हमारी ख़वातीन हैं उनकी हाइट 5 फुट कोई 2-3 इंच के बराबर है या 4 इंच तक है। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो 90 किलो के ऊपर जो हमारे हजरात होंगे इस हाइट के मुताबिक, जब उनका बॉडी मास इंडेक्स चेक किया जाएगा तो वो कोई 35 से ज़्यादा होगा। तो ऐसे लोगों के अंदर फिर वो अगर हम टेस्टिंग करना शुरू करते हैं तो देखते हैं कि उनका फैटी लिवर भी हुआ है, शुगर भी बढ़ी हुई है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है, तो उनको और भी तकलीफें होती है, सांस फूल रहा होता है, चलने में दिक्कत होती है, कमर में तकलीफ होती है, रात को सोते हुए सांस उखड़ रहा होता है। बिल्कुल। तो ये सारी जो तकलीफों के साथ फिर उनको ऐसे लोगों को इस किस्म की ट्रीटमेंट कर लेनी, ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। दूसरा मुझे डॉक्टर यूनुस ये बताएं कि जैसे बहुत से लोगों को चीज़ों की बीमारी है, जैसे आपने कहा कि ब्लड प्रेशर है, डायबिटिक लोग हैं, हार्ट का प्रॉब्लम है, तो फिर अगर वो लोग इस सर्जरी को करवाना चाहते हैं तो पहले कौन सी प्रिकॉशनरी मेजर्स उन्हें लेने चाहिए? जी बिल्कुल, ऐसे सबसे पहले तो जी हमारा जो बेसिस है ना वो लाइफस्टाइल ऑप्टिमाइजेशन है। कि जितना हो सके हम अपने एनवायरनमेंट को अच्छा करें, हम अपने फूड सिलेक्शन चॉइसेस को तब्दील करें, हम अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें, किसी ना किसी लेवल में एक्टिविटी को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेके आएँ। उसके बाद डॉक्टर के पास अपने असेसमेंट कराएं कि जो हमारे मेडिकल कंडीशंस हैं उनको ट्रीट करना शुरू करें और फिर बैरियाट्रिक सर्जरी के बारे में मालूमात जमा करें। अच्छा, ठीक है। और दूसरा हमने देखा कि कुछ साल पहले ही आपने भी ये केस देखा होगा कि रहीम यार खान में एक बच्चा जो 100 kg से भी ऊपर चला गया हुआ था, उसकी सर्जरी हुई थी। और आजकल ओबेसिटी बच्चों में भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो इस चीज़ को हम कैसे कम कर सकते हैं? और बच्चों में अगर ये सर्जरी होती है तो कितने सक्सेसफुल इसका रेट होता है? जी, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम अपने जो है ना पब्लिक अवेयरनेस को बढ़ाएं कि भी हमारी फूड सिलेक्शन में चॉइसेस क्या होनी चाहिए, किस तरह का हम अमूमी तौर पे जब किसी को मोटापा होता है तो हम कहते हैं जी सेहतमंद है। एग्जैक्टली। तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा चेंज करें, अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करें कि सेहतमंद होना एक चीज़ है लेकिन मोटापा का होना एक और चीज़ है। और इसकी आगाही जो है ना स्कूल लेवल से शुरू कर देनी चाहिए ताकि बच्चों को पता हो कि भी जो हमारे बहुत सारे
स्नैक फूड्स हैं जो बच्चों को अमूमी तौर पे मुयस्सर हैं स्कूलों के कैंटीनों में और दुकानों पे, और पेरेंट्स भी अपने बच्चों को लेके दे देते हैं ये स्नैक्स, तो उनमें उनके क्या नुकसान हैं? जैसे कि स्नैक्स हैं जिनमें बहुत सारे हाई क्वांटिटी शुगर है, जितने हमारे मशरूबात हैं, बाज़ारी मशरूबात हैं, जूसेस हैं, उनमें शुगर की क्वांटिटी बहुत हाई है। कोई एक मशरूब के अंदर अप्रॉक्सीमेटली कोई 8 से 10 चम्मच चीनी मिलाए जाते हैं। तो इतनी मिकदार की जब चीनी लेंगे, चाहे वो ड्रिंक्स के, सॉफ्ट ड्रिंक्स के शक्ल में हो, जूसेस के शक्ल में हो, अब वो जूस समझा जाता है कि भाई ये एक हेल्थी चीज़ है, जूस पिलाना चाहिए, छोटे छोटे बच्चों को पिला रहे होते हैं। लेकिन अगर उसका आप इंग्रेडिएंट्स देखें तो मेजर क्वांटिटी उसमें जो है ना वो शुगर होती है। तो ये जितनी शुगर्स हैं, और फिर हमारी एनवायरनमेंट के अंदर एक्टिविटी लेवल्स कम हो चुके हैं। अमूमी तौर पे बच्चे अब ज़्यादा मोबाइलों पे बैठे रहते हैं, घरों में रहते हैं, कंप्यूटर्स पे रहते हैं, तो बाहर निकलने का एक जो ट्रेंड था वो कम होता जा रहा है, एक्टिविटीज़ कम हो रही हैं। तो उसकी वजह से जो लाइफस्टाइल है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो चुका है। एक्सेस कैलोरीज अवेलेबल हैं, मुख्तलिफ किस्म के स्नैक्स और फास्ट फूड्स और फूड डिलीवरी ऑप्शंस इतनी डेवलप हो चुकी हैं। तो उसकी वजह से क्या है कि हमारे जनरली बच्चों के अंदर भी बहुत ज़्यादा मोटापा बढ़ गया है, और उसकी वजह से हम बच्चों के अंदर ब्लड प्रेशर देखते हैं, उनके अंदर हम स्लीप एपनिया देखते हैं। जब वो रात को सोते हैं तो उनका सांस रुक जाता है, तो उनको पेट पे सोना पड़ता है या अपनी तकिए बढ़ा के लेटना पड़ता है। अच्छा। बच्चों के अंदर हेडेक्स की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा उनको शुगर भी अब हम छोटे बच्चों में देखते हैं, और पित्ते के अंदर स्टोन्स भी अब बन रहे हैं जिनके लिए उनको पित्ते की सर्जरी करनी पड़ती है। तो ये सारी बीमारियां अब हम यंगर एजेस में देखना शुरू हुए, जो हम पहले देखते थे कि 40-50s के बाद होती थी। एग्जैक्टली। तो ये क्या जो सर्जरीज ये जिसके बारे में हम बात करें कि ये बच्चों में भी हो सकती है? जी, इसके लिए हमारे स्पेशल क्राइटेरिया होते हैं। अच्छा। हम पहले बच्चों को कोशिश करते हैं उनकी फैमिली की काउंसलिंग की जाए, ताकि पूरी फैमिली का एक जो ट्रेंड है उसको चेंज कर दिया जाए। अच्छा। बच्चों को एक्टिविटीज़ के बारे में काउंसलिंग करते हैं, उनका स्क्रीन टाइम कम किया जाता है, उनके बेवरेजेस और शुगर्स को कम कर दिया जाता है, सब्जियों को और फ्रूट्स को बढ़ाया जाता है। जब ये चेंजेस आ जाती हैं तो साथ में हम उनको असेसमेंट्स करते हैं कि उनके हार्मोन्स को चेक करते हैं। एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर्स जो होते हैं वो बच्चों की हार्मोनल असेसमेंट्स करते हैं कि कहीं कोई मेडिकल रीजंस तो नहीं है, मेडिकल वजूहात तो नहीं है वज़न के बढ़ने की। और फिर जब वो अपनी एनालिसिस कर लेते हैं, अगर कोई ऐसी बात हो तो उसकी ट्रीटमेंट्स भी दे देते हैं। और फिर बच्चे अगर वज़न ना कम करें और उनका बढ़ता जाए और उसके साथ साथ ये बीमारियां लग जाएं, फिर उनके लिए बैरियाट्रिक सर्जरी भी कर दिया। लेकिन जैसे मैं डॉक्टर ताहिर बात कर रही थी कि कितने % चांसेस है इस ऑपरेशन के सक्सेसफुल होने के, और कितने % चांसेस है कि इससे हमारी मौत भी हो सकती है, ये क्या इसमें डिफरेंशिएट है? ये बहुत ज़बरदस्त सवाल है। अब हम अगर मुख्तलिफ कैटेगरीज को हम ले लेते हैं, जैसे बच्चों के अंदर जब ये सर्जरीज की जाती हैं तो हमारे बहुत सारे इस वक्त अब रिपोर्ट्स हैं जो प्रूव करती हैं कि इससे बच्चों के कॉन्फिडेंस लेवल्स पे बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट होता है, स्कूल परफॉर्मेंस पे इम्प्रूवमेंट आती है, बल्कि उनकी हाइट ग्रोथ के स्कोर्स इम्प्रूव हो जाते हैं कंपेयर टू जो उन बच्चों में जिनकी ओबेसिटी का इलाज ना किया जाए। और ओवरऑल उनकी हेल्थ काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है, बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। तो उस हवाले से बच्चों में ये काफ़ी सक्सेसफुल है। फीमेल्स के अंदर अमूमी तौर पे एक ये ख्याल है कि इन सर्जरीज के करने की वजह से उनकी फर्टिलिटी में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इट्स एक्चुअली ऑपोजिट। हमारे जितनी यंग फीमेल्स हैं उनके अंदर एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है जिसको हम कहते हैं PCOS, या ओवरीज के अंदर बुलबुले बन जाते हैं और उनके पीरियड्स भी इरेगुलर हो जाते हैं, और जब वो उनकी शादियां हो जाती हैं तो उनके प्रेगनेंसी और कंसीव करना भी मुश्किल हो जाता है। एंड उसकी मेन वजह मोटापा है, क्योंकि मोटापे की वजह से हार्मोन इम्बैलेंसेस हो जाते हैं और ये पूरा सिस्टम उसकी वजह से ख़राब हो जाता है। तो जब ये सर्जरीज कर लेते हैं तो विद इन अ फ्यू मंथ्स उनकी जो है ना वो सारी चीज़ें रेगुलेट हो जाती हैं, नॉर्मलाइज हो जाती हैं, और उनके लिए कंसीव करना बहुत आसान हो जाता है। तो ये एक्चुअली ये इनफर्टिलिटी का एक बहुत अच्छा इलाज भी है। और अगर हम देख लें ये जिन पेशेंट्स के अंदर जैसे मिड एज के पेशेंट्स हों जिनके अंदर शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, तो इन सर्जरीज के करने के बाद 80% डायबिटीज़, 80 to 90% डायबिटीज़ ख़त्म हो जाती है, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाते हैं, जोड़ों की तकलीफ ख़त्म हो जाती है, और नींद की क्वालिटी बेहतर हो जाती है। ओवरऑल लाइफ काफ़ी बेहतर हो जाती है। मोटापे की वजह से लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन, विथड्रॉल होते हैं, वो सब चीज़ें बेहतर हो जाती है, उनकी लाइफ जो है वो नॉर्मलाइज होना
शुरू हो जाती है। और ये बड़ी अच्छी जिद्दत आती जा रही है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तरक्की करते जा रहे हैं, तो हर इंडस्ट्री में मैं तो कहूँगी कि हम लोग आगे जा रहे हैं। और ये भी नई नई चीज़ें, तरीका इलाज सामने आ रहे हैं कि अब आप सर्जरी के थ्रू भी अपनी जो तमाम तर चीज़ें हैं या तमाम तर प्रॉब्लम्स हैं उनको भगा सकते हैं, उनसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर ताहिर यूनुस मौजूद थे। डॉक्टर ताहिर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं और इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हमारे से बात की है। और जनाब, उम्मीद करते हैं कि इस जो हमारा टॉपिक था उस पर डिस्कशन से आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आपने कहीं नहीं जाना, छोटी सी ब्रेक है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक पर जाने से पहले जैसे बात कर रहे थे हम बदलते ज़माने के बदलते अंदाज़ों के हवाले से, तो किस तरह टेक्नोलॉजी की तरक्की ने नामुमकिन को भी अब मुमकिन बना दिया है। और जैसे जैसे ज़माना तरक्की करता जा रहा है वैसे वैसे हमारी टेक्नोलॉजी भी तरक्की करती जा रही है। और सोशल मीडिया हम सब की ज़िंदगियों का एक अहम हिस्सा बन चुका है। और सोशल मीडिया के बगैर हमें जीना भी तसव्वुर नहीं किया जाता है कि हम शायद जी भी सकते हैं, ज़िंदगी गुजार भी सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे सोशल मीडिया और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे उससे जो जुड़े मसाइल हैं वो भी सर उठाना शुरू कर दिए। और साइबर क्राइम्स में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। साइबर क्राइम, बुलिंग, ब्लैकमेलिंग, वुमेन हरासमेंट के केसेस में नुमाया इजाफा देखने को मिल रहा है। वो चाहे फिर स्टूडेंट्स हो या फिर मुलाजमत पेशा खवातीन हो या फिर बिजनेस वुमेन हो या खवातीन सहाफ़ी हो जो फील्ड में निकल के काम कर रही होती हैं, हर किसी को ही सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रोलिंग या फिर हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। नामुनासिब कमेंट्स और गैर ज़रूरी मैसेजेस का आना तो एक आम सी बात समझी जाती है अब हमारे मुआशरे में। हमारे यहाँ मर्द तो खवातीन को हरासा करते ही हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी खवातीन भी दिमागी तौर पर बहुत पीछे होती हैं। उनको सिर्फ दूसरों को तंग करना या फिर उनकी टांग खींचने में ही मजा आता है और वो एक दूसरे की टांगें खींच रही होती हैं। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जानिब से इस हवाले से इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन उनसे मुतल्लिक आगाही ना होने के बराबर है। तो इन साइबर क्राइम से कैसे बचा जा सकता है, खवातीन खुद को सोशल मीडिया पर कैसे महफूज रख सकती है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है उसामा खिलजी हैं, डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट हैं। उसामा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? शुक्रिया जी, बिल्कुल ठीक, थैंक यू। उसामा, हाल ही में हमने देखा कि मेटा यानी कि फेसबुक ने खवातीन के हवाले से, उनकी हिफाजत के हवाले से ऑनलाइन जो है वो इक़दाम उठाने का ऐलान किया है। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि उससे किस तरह हमें सेफ्टी हासिल हो सकती है, और दूसरा कि किस तरह के केसेस ज़्यादातर ऑनलाइन हरासमेंट के हवाले से या केसेस आते हैं? जी, ऑनलाइन हरासमेंट के मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। पहले तो आपके पास वो नॉर्मल एक आपको मैसेजेस जो आते हैं, आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, इस तरह की हरासगी बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा तस्वीरों के नीचे कमेंट्स, और आप कोई ज़हनी तौर पे या आप कोई इंटेलेक्चुअल बात कर रही होंगी लेकिन आपके हुलिये पर ही आपको कमेंट आ रहे होंगे ऑनलाइन, तो ये भी एक बहुत बड़ा पहलू है हरासमेंट का। और इसके अलावा फिर हम देखते हैं कि ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर एक मर्द ही एक सियासी अपना ओपिनियन दे तो उसको एक दूसरे तरीके से जवाब दिया जाता है, लेकिन ख़वातीन जब अपनी सियासी ओपिनियन देती हैं तो उस पर उनकी ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा होती है, उनको खामोश करने की कोशिश की जाती है। तो मेरे ख्याल से सोशल मीडिया कंपनीज को ज़रूरत है कि इस हरासगी को संजीदगी से लें और देखें कि जो उर्दू में या जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, कौमी ज़बानें हैं, उसमें जो वो मॉडरेशन कर रहे हैं उस पर जो है ज़्यादा रिसोर्सेज एलोकेट करने की ज़रूरत है सोशल मीडिया कंपनीज। तो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, जिस तरह फेसबुक ने भी ऐलान किया है कि हम इस हवाले से काम करेंगे, इकदाम उठाएंगे, तो उन्हें किस तरह के इकदाम उठाने की ज़रूरत है ताकि ये जो हरासमेंट के या बाकी जो साइबर क्राइम्स की जो चीज़ें सामने आ रही होती है, केसेस सामने आ रही होती है, वो कम से कम हो सके? देखिए, सबसे पहले मसला तो ये है कि जो लोग जिनकी हरासमेंट हो रही होती है उनको मालूम नहीं है कि किस तरह वो रिपोर्ट करें। तो हर सोशल मीडिया कंपनी के अपने प्लेटफॉर्म पे आप आराम से जो है कमेंट या पोस्ट
या पिक्चर, वीडियो, प्रोफाइल सब कुछ आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा तो आगाही की ज़रूरत है कि किस तरह अगर आपको हरासमेंट हो रही है तो आप किस तरह उसको रिपोर्ट करेंगे प्लेटफॉर्म को। अब फिर दूसरे लेवल पे ये आता है कि सोशल मीडिया कंपनी कितना जल्दी उस पर एक्शन लेगी और क्या अल्फाज हैं और क्या कमेंट्स और किस किस्म का कंटेंट है जिसको वो हटाएंगे रिपोर्ट होने की वजह से। तो ये भी ज़रा जल्दी से होना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि जो कौमी ज़बानें हैं उनमें क्या उनके पास कैपेसिटी है। आजकल हमें लगता है कि वो नाकाफ़ी है, तो क्या वो ज़्यादा रिसोर्सेज इसमें एलोकेट करेंगे ताकि उर्दू, पश्तो, सिंधी, पंजाबी, बलोची, दीगर ज़बानों में जो कमेंट्स और हरासमेंट होती है उसको भी उसी तरह डील किया जाए जिस तरह इंग्लिश में किया जाता है पूरी दुनिया में। और दूसरा उसामा, ये तो सोशल मीडिया हो गया ना जिन्होंने इक़दामात उठाने। दूसरा मुझे बताइए, ख़वातीन खुद क्या इस हवाले से सेफ्टी के हवाले से कर सकती हैं कि वो इस तरह की ब्लैकमेलिंग या हरासमेंट या फिर स्पैमिंग का जो है शिकार ही ना हो? उन्हें किस तरह के SOPs का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, इस सवाल के दो पहलू। पहला पहलू तो ये है कि ख़वातीन को नहीं एहतियात करनी चाहिए। मर्द हजरात जो ख़वातीन को तंग करते हैं उनको चाहिए कि वो तंग करना बंद करें। और वो किस तरह होगा? उसमें तो सबसे पहले आप अपने एजुकेशन सिस्टम में आप डिजिटल लिटरेसी लाएं और उसमें आप ये लाएं कि इंटरनेट और सोशल मीडिया आपने किस तरह अच्छी तौर पे इस्तेमाल करता है। और दूसरी बात यह है कि आप एहतराम ख़वातीन का सिखाएं, बच्चों को, बड़ों को, हर किसी को, ताकि वो सोशल मीडिया पे हरासमेंट ही ना करें। लेकिन क्योंकि ये एक रियलिटी है तो ख़वातीन को क्या करना चाहिए? ख़वातीन की जो प्राइवेसी सेटिंग्स हैं वो उनको समझने की ज़रूरत है कि वो देखें कि कौन सी चीज़ों पे लोग कमेंट कर सकते हैं। फेसबुक पे आपकी पब्लिक अगर सेटिंग होगी तो ज़्यादा लोग उस पर देख सकेंगे, कमेंट कर सकेंगे। अगर फ्रेंड्स ओनली होगी तो फिर ज़्यादा नहीं कर सकेंगे। दूसरा ये कि ट्विटर पे आप रिप्लाईज जो है बंद कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप रिप्लाईज बंद कर सकते हैं। तो इस किस्म के काफ़ी इक़दाम है जो वो ले सकते हैं। और दूसरा फिर आप साइबर क्राइम कंप्लेंट्स भी कर सकते हैं। तो एक तो आप सोशल मीडिया कंपनीज को रिपोर्ट करते हैं, दूसरी जानिब आप FIA को कंप्लेन कर सकते हैं जो ज़्यादा सीरियस केसेस हों, ताकि FIA उस पर आगे एक्शन ले सके। तो उसके जो है आप साइबर क्राइम का सेंटर है FIA का, उसमें कंप्लेन दर्ज करते हैं। फिर आपको जाना पड़ता है वहाँ कंप्लेन दर्ज करने के लिए और फिर आगे इंक्वायरी होती है और फिर उसमें कुछ नतीजा आता है। तो ये प्रोसेस ज़्यादा लंबा है, लेकिन जितने ज़्यादा लोग उसको इस्तेमाल करेंगे उतना ही FIA को एहसास होगा कि लोगों को मालूम है साइबर क्राइम के साथ किस तरह डील करना है और उनकी कारकर्दगी में बेहतरी आ सकेगी, बेहतरी आ जाएगी। और दूसरा, जैसे उसामा आपने साइबर क्राइम विंग के हवाले से बात की है जो FIA के अंडर आता है और जो इस हवाले से ही काम कर रहा है, तो मुझे बताइए वो कितना तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है ख़वातीन को इन तमाम तर चीज़ों से निकलने के लिए? क्योंकि बहुत सी ख़वातीन ये शिकायत करती है कि जब हम वहाँ पर जाते हैं तो हमें दोबारा से हरासमेंट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ के जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं, वहाँ के जो लोग होते हैं, वही हमसे ताउन नहीं कर रहे होते हैं। बिल्कुल, इसमें सबसे ज्यादा जरूरत है FIA की कैपेसिटी को बेहतर करने की। एक तो बात यह है कि उनके पास इतनी रिसोर्सेज या लोग नहीं है जितनी कंप्लेंट्स उनके पास आ रही है। तो उनके डेटा के मुताबिक पिछले साल 1 लाख से ज्यादा कंप्लेंट्स उनके पास आई हैं साइबर क्राइम की, जिसमें से उन्होंने सबसे ज्यादा केसेस जो है नहीं अभी तक सॉल्व हुए। तो इसमें यही जरूरत है कि उनके पास पर्सनल ज्यादा और उससे ज्यादा ट्रेनिंग उनकी हो, ताकि FIA के ऑफिशियल्स को सबसे पहले सोशल मीडिया की जरा समझ आए कि किस तरह वो काम करता है और खास कर ख़वातीन के साथ किस तरह डील करता है। तो उसमें जेंडर सेंसिटिविटी की बहुत सख्त ज़रूरत है और ख़वातीन अफसरान को भर्ती करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि उनकी भी ट्रेनिंग हो और उनको ख़वातीन के साथ खुद वो डील कर सके, ताकि ख़वातीन जब कंप्लेंट करनी जाती हैं तो कंफर्टेबल फील करें, वो थ्रेटन ना फील करें। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर हरासमेंट के हवाले से वहाँ पर अगर केसेस जाते हैं तो उनको कितनी जल्दी उसको हल करना चाहिए? क्या कहते हैं इस हवाले से आप? मेरे ख्याल से जल्द से जल्द हल करना चाहिए, क्योंकि हरासमेंट जब होती है उससे आगे भी थ्रेट्स आते हैं ख़वातीन को, उनकी सेफ्टी का मसला होता है, उनको खौफ ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा हो जाती है कि अच्छा ऑनलाइन अगर मुझे कोई स्टॉक कर रहा है क्या असल में भी मेरे पीछे कोई आ जाए, तो आप बाहर निकलने से पहले डरती हैं और इस तरह के जो है सोच और खौफ जो है बहुत ज़्यादा होता है। तो मेरे ख्याल से FIA को सिक्योरिटी के उससे भी जो है ज़रा उसे डील जल्दी करना चाहिए और ये करें कि जो उनको तंग कर रहे हैं उनके अगेंस्ट एक्शन जो है टाइमली लिया जाए, क्योंकि अगर आप 2 महीने 3 महीने साल बाद वो करेंगे तो बात तो पुरानी हो गई होती है
और ना तो किसी के पास इतना सब्र और टाइम होता है कि वो भी बैठे रहेंगे कि अच्छा FIA वाले आएंगे वो कुछ करेंगे। तो मेरे ख्याल से उसका एड्रेसल जो है जल्दी करने की ज़रूरत है। और दूसरा उसामा, एक ये भी बहुत ज़्यादा शिकायत या चीज़ें सामने आती हैं ख़वातीन की जानिब से कि एक तो ऑनलाइन हरासमेंट का उन्हें सामना करना पड़ता है, दूसरा उनके जो ID हैं या उनके जो अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया, उनको हैक करने की कोशिश की जाती है। तो अगर इस तरह की कोई चीज़ हो रही होती है तो फिर वो किस तरह उससे डील कर सकती हैं? किसी फिर डिजिटल एक्सपर्ट से उन्हें क्या रब्ता करना पड़ सकता है? इसमें सबसे पहले तो बहुत जो बुनियादी और ज़रूरी काम है वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल करना है अपने सारे सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, ईमेल पे। उसमें ये होता है कि आप सेटिंग्स में जाएं, प्राइवेसी और सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाएं और उसमें लॉग इन वेरिफिकेशन या 2 स्टेप वेरिफिकेशन को क्लिक करें। उसमें क्या होगा कि आप जब पासवर्ड सेट करेंगे, एक तो आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कोई ईजिली गेस नहीं होना चाहिए, और दूसरा आप जो है उसमें अपने फ़ोन नंबर को जो है एंटर करते हैं। तो जब भी कोई आपके अकाउंट में लॉग इन करने की कोशिश करेगा तो फिर कोड आएगा आपके मोबाइल फोन में, आपके नंबर पे जब वो कोड आएगा उसको आप एंटर करेंगे, फिर आपका अकाउंट खुलेगा। तो आपके फोन के बगैर जो है कोई उसको एक्सेस नहीं कर सकेगा और हैक नहीं कर सकेगा। ये सबसे जरूरी जो है बुनियादी डिजिटल सिक्योरिटी की एक स्टेप है। और दूसरा इसमें जो है आपकी डिजिटल राइट्स फाउंडेशन की साइबर हरासमेंट हेल्पलाइन है, जो टोल फ्री नंबर है उनका 0800 93939। आप उस पे कॉल करें 9 से 5 के दरमियान, और उसमें जो है वो आपको पूरी सपोर्ट और हेल्प करते हैं और आपको गाइड भी करते हैं कि FIA के साथ कंप्लेन आप किस तरह लॉन्च कर सकते हैं, और सोशल मीडिया कंपनी के साथ भी वो राब्ते में होते हैं, तो आपका जो मसला है वो जल्दी हल कर देते हैं। लेकिन मुझे उसामा, आप अपने एक्सपीरियंस के हवाले से मुझे बताइए कि ये इतने हरासमेंट केसेस, यहाँ पे ये जो ऑनलाइन ये क्राइम्स हो रहे हैं, ये क्यों बढ़ते जा रहे हैं? मतलब इन्फॉर्मेशन भी है, लोगों को पता भी है कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, यूज भी बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन इसको नेगेटिव यूजेज में क्यों लाया जा रहा है ज्यादा? देखिए, सोशल मीडिया जो है ना, एक आपके माशरे का आईना है। तो आपके असल माशरे में बाहर जब ख़वातीन को इतना हरासा किया जाता है तो वही मेंटालिटी आपको सोशल मीडिया पे नजर आती है। तो मेरे ख्याल से ये मसला सोशल मीडिया का नहीं है, ये माशरे में जो नॉर्म्स है उसका है। तो आपके अगर मर्द लड़के स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में, सड़कों पे, बाजारों में ख़वातीन को तंग करते हैं, वही सोशल मीडिया पे तंग करते हैं। और फिर दूसरी जानिब डिसेंट लोग जो बाहर होते हैं वो सोशल मीडिया पे भी डिसेंट होते हैं। लेकिन फिर सोशल मीडिया ने आपको एक डिस्टेंस दे दिया, आपकी शक्ल नहीं नजर आ रही, तो उसमें ज्यादा जो है उसमें ये पहलू आ जाता है। तो जब तक इस पे अवेयरनेस नहीं होगी, एजुकेशन नहीं होगी और लॉ का जो है मजबूती से एक्शन नहीं होगा, तो ये तो बढ़ता ही जाएगा। लेकिन उसामा, सिर्फ अब ये सोशल मीडिया चीज़ों में, केसेस में सिर्फ मर्द हजरात ही नहीं रहे, औरतें भी शामिल हो चुकी हैं। एक सोशल मीडिया जंग चल रही होती है, औरतें ही औरतों के खिलाफ ट्वीट्स कर रही होती हैं, सोशल मीडिया पर कमेंट्स कर रही होती हैं, स्टोरीज डाल रही होती हैं। तो इस चीज़ को हम कैसे कम कर सकते हैं? मतलब एक दूसरे को बूस्ट करने के बजाय हम लोग उनकी टांग खींच रहे होते हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये भी एक माशरती मसला है जो आपको सोशल मीडिया पे नजर आ रहा है, लेकिन इसमें यही है कि आप अपना सोशल कैपिटल इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कमेंट करें, आप रिप्लाई करें, आप पोस्ट करें कि देखिए ये अच्छी बात नहीं है, आप औरों को इस तरह टैग ना करें। और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है, क्योंकि सोशल मीडिया पे लोग जो होते हैं उनकी कोशिश यही होती है कि वो अच्छे लगे और लोग बुरे लगे। लेकिन जब वो बुराई कर रहे होते हैं और आप उनको जो है ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो उनकी रेपुटेशन और उनका इमेज जो है इम्पैक्ट होता है और उससे उनका बिहेवियर चेंज हो सकता है। तो ये मैं इसमें बिलीव करता हूँ कि कोई अगर गलत काम कर रहा है और दूसरे को नुकसान पहुंचा रहा है, तो जो सोशल मीडिया पे वो देख रहे हैं उनको चाहिए कि वो इंटरैक्ट करें और ये पॉइंट आउट करें। ठीक है जी, उसामा खिलजी हमारे साथ मौजूद थे, डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट है। उसामा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हमारे साथ बात की है। जनाब, ऑनलाइन हरासमेंट के हवाले से ये जो साइबर क्राइम्स के केसेस सामने आ रहे थे रोज़ बरोज़, उस पर हमने बात की कि किस तरह ख़वातीन ख़ास तौर पर अपने इन तमाम तर केसेस को आगे पहुंचा सकती हैं, आवाज़ उठा सकती हैं और इनका इंश्योर कर सकती हैं कि उनका जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है वो किस तरह सेफ़ रहे। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए मुल्क में जारी महंगाई के तूफान के हवाले से, तो आवाम पर महंगाई के वार बदस्तूर जारी है और हर रोज किसी न किसी अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा होता है। और महंगाई की सताई आवाम पर एक और महंगाई का बम जो है वो गिरा दिया गया है और कागज़ की कीमतों में एक बार फिर से बड़ा इजाफा कर दिया गया है। 68 ग्राम पेपर की कीमत 145 रुपए किलो से बढ़कर अब 160 रुपए किलो हो गई है और कागज़ की कीमत में 15 रुपए फी किलो इजाफे के असरात बराह रास्त जो है वो अवाम पर ही पड़ने वाले हैं। सरकारी नरखनामों में तो इजाफा एक तरफ है, लेकिन पेपर मिल्स मालिकान और होल सेल डीलर्स की जानिब से गिरा फरोशी ने सूरत हाल को मजीद संगीन बना दिया है। परचून दुकानदारों का कहना है कि हमें कागज़ 180 रुपए फी किलो तक मिल रहा है। कागज़ की कीमत में इजाफे की वजह से किताबों और स्टेशनरी की कीमतों में भी इस वक्त इजाफा होगा और तालीम जैसी जो बुनियादी ज़रूरत है ना, वो भी आवाम की पहुंच से बाहर हो जाएगी। तो कागज़ की कीमतों में क्यों रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, इस हवाले से कोई चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं रखा जा रहा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं खामिद सईद भट्ट हैं, चेयरमैन हैं ऑल पाकिस्तान पेपर मर्चेंट से। सर, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, बहुत मेहरबानी। खामिद साहब, हमने देखा कि महंगाई तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और हर चीज़ इसकी लपेट में आती जा रही है। अब कागज़ की कीमत में भी इजाफा हो गया। 68 ग्राम पेपर की कीमत में 15 रुपए जो है इजाफा हुआ है। बताइएगा इसकी वजूहात क्या है, एकदम 15 रुपए क्यों आप लोगों ने यहाँ इजाफा किया है, क्यों बढ़ी है इसकी कीमत? मैं इस चीज़ को एक ब्रॉडर आज गुफ्तगू में लेना चाहता हूँ। बेसिकली जो हर मुल्क की ख्वाहिश होती है कि उसकी आवाम को जो एजुकेशन है उसके इंग्रेडिएंट्स जो है वो सही कीमत पे मुयसर आएँ, ताकि आवाम को तलीमी जो है वो उनकी ज़रूरियात पूरी हों और एक एजुकेटेड कौम के ज़रिए वो सामने आए। लेकिन बदकिस्मती है कि गवर्नमेंट जो है किसी दौर में भी कोई प्लानिंग नहीं है और कोई कुछ नहीं होता। अच्छा। और इसके अलावा जो चेक एंड बैलेंस है मौजूदा दौर में टोटल नज़र ही नहीं आ रहा। आपको गवर्नमेंट की रेट कहीं नज़र नहीं आ रही। जहाँ तक पेपर की कीमतें हैं उसमें जो बड़ी मिल मालकान है, जिसमें आप पैकेजेस ले लें, सेंचुरी ले लें, फ्लाइंग ले लें, मंडियाली प्रीमियर है, अरसम है, डबल ए है, ये मिलें जो है ना, इनका सारा जोर इस चीज़ पे लगता है कि पाकिस्तान की जो ज़रूरियात प्रिंटिंग पेपर ख़ास तौर पे जो कि तलीमी शोबे में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसको हर सूरत जो इम्पोर्टेड आइटम्स हैं ना, उस पर टैक्सीज बढ़वाए जाएँ। वो सारा साल इसी जगह लगे रहते हैं ताकि बाहर से जो माल आता है उस पर इतने टैक्सीज और ड्यूटीज लगवाए जाएं ताकि एक गैप मिल सके और उसमें ये लूट मार कर सके। अच्छा। अब इसमें ऐसा है कि जो इम्पोर्टेड पेपर है उस पर तकरीबन 60 to 65% टैक्सीज और ड्यूटीज हैं। ओके। और उसका गैप को, जैसे कि आपको पता है फ्लक्चुएशन है करेंसी की और डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया, तो ऑटोमेटिकली वो इस वक्त 325 रुपये पर केजी पड़ रहा है। अच्छा, ठीक है। लेकिन उसको कवर करने के लिए गैप जो 100-125 रुपया रेट था, जैसे मैं बता रहा हूँ कि अक्टूबर में 122 रुपये केजी था रेट, ठीक है, और अब वो 180 के करीब पहुँच रहा है, 70 भी नहीं 80 के करीब पहुँच रहा है। वो इतना बड़ा गैप है कि उसको ये लोग मोनोपोलाइज करते हैं कार्टेल करके मिल के। इसमें दो मिलें जो हैं सेंचुरी और पैकेजेस, ये डॉक्यूमेंटेड है। बाकी कोई मिल डॉक्यूमेंटेड ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि इनका रॉ मटेरियल तूड़ी, रद्दी, ये गंदबंद जो लेते हैं ये जाहिर है उनसे लेते हैं जिनका किसी जगह रजिस्ट्रेशन नहीं, उसी प्ली पे ये कोई डॉक्यूमेंटेड नहीं। अब इनका ये है कि इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स भी प्रिस्क्राइब नहीं है और इनका जो सबसे बड़ा, लोग फिर भी काम कर रहे हैं। हाँ, वो उसमें है ना कि ये तमाम गवर्नमेंट के इदारे इनके साथ ताउन करते हैं। अच्छा। शोर तो हम कई सालों से मचा रहे हैं कि गवर्नमेंट को इस शोबे की तरफ, बल्कि पेपर जो प्रिंटिंग पेपर है जो कि बच्चों के लिए और तालीम के लिए ज़रूरी है, उसको आप ऐसे करें कि असेंशियल आइटम मिल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जब भी लोगों पे कोई मुसीबत आए तो ऑटोमेटिकली इन्हें ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की इजाज़त, ताकि एक बैलेंस बरकरार रहे। ऑन द प्ली ऑफ दैट कि ये चाहते हैं कि लोकल, जैसे हुकूमत कह रही है कि हमें लोकल जो मैन्युफैक्चरर्स है या इंडस्ट्री उसको बूस्ट करना है, लेकिन ये इतने जालिम है कि अगर 170 का बेच रहे हैं तो इनवाइस तो सारी 80-90 की काट exactly। और पूरे इदारे जो हैं इनके साथ मिले हों। ये शोर तो मैं
कई सालों से, क्योंकि 25 साल से पेपर बोर्ड की, चैम्बर की, फेडरेशन की कमेटी मेरे पास है। अब मैं ओपनली कहता हूँ कि इनकी इनवाइसेस जो है आधी कीमत पे ये देते हैं। अगर इनकी प्रोडक्शन जो है वो 5 गाड़ियां हैं तो ये खुली ज्यादती हुई बिल्कुल ना? जी बिल्कुल। ये 5 गाड़ियां का प्रोडक्शन है तो 2 की इनवाइस शो करते हैं, 3 गाड़ियां तो वैसे ही ड्यूटी के बगैर और टैक्सीज के बगैर निकलती हैं। तो इतनी लूट मार है कि ये अब हमें नहीं समझ आती किस अदारे को कहें, और क्योंकि ये सारे लोग इसमें शामिल हैं और हुकूमत के कान पे तो जूम नहीं रही थी ना। तो उसके बाद यही है कि आम लोग जो एंड यूज़र है, आप लाख कहते रहें कि जी फ़र्क नहीं पड़ रहा लोगों को, कुछ नहीं, लेकिन एंड यूज़र को जो है वो सारी मसाइब उसे ही है, क्योंकि जो दरमियान वाला तबका है उसने तो 5 की मिली है 6 की बेच देनी है, 10 की मिली है 11 की बेचनी है, लेकिन एंड यूज़र जो अवाम है ना वो इसके बाद का शिकार है। और तो आपको पता ही है कि जो कम से कम जी हमारा लोअर मिडल लोअर तबका है वो भी अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाना चाहता है, लेकिन ये जालिम लोग कोई भी सुनने के लिए ना तो तैयार हैं ना लोकल मैन्युफैक्चरर्स पर, क्योंकि इनकी डेली जो कमाई है ये तो ब्रीफ केस भर के पहुँचा देते हैं तो कोई पूछने वाला ही नहीं। लेकिन इसका मतलब ये है कि हामिद भट्ट साहब के जब इनकी कीमतें बढ़ती हैं तो हुकूमत की मंजूरी के साथ ही बढ़ती है? कोई किसी की मंजूरी नहीं है, ये तो शो ही नहीं करते कि हमने क्या बढ़ाई अच्छा। है। जब इनवाइस ही मुझे 80 रुपए की आएगी वो 180 बाजार में भी, तो फिर कोई चेक एंड बैलेंस का कोई सिस्टम कोई नहीं है, सब मिले हुए निजाम ही नहीं है। सारा जो FBR हो, सेल टैक्स हो, सब मिले हुए हैं, ये सारा मिलके वो डेली उनका करोड़ों रुपए की उनकी करप्शन है और आप सालाना बिलियन ऑफ रुपीस की ये चोरी है। और इसको मैं ओपनली कहता हूँ कि आज भी ये चेक एंड बैलेंस करें, बल्कि इम्पोर्ट पे भी हमने हमारी जो बॉडी है हमारी ऑल पाकिस्तान पेपर मर्चेंट एसोसिएशन, हमने तो ओपनली कहा हुआ है कि आप इंपोर्ट पे अगर कोई कमी कोताही है तो आप जितनी एग्जेम्पशंस देते हैं वो उसको हम नहीं लेना चाहते, आप विड्रा कर लें, क्योंकि उसका भी मिसयूज होता है। इंपोर्ट किसी नाम पे कोई कागज़ आता है और वो मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं 10 टन ही इस्तेमाल कर सकूं महीने पे, मैं 1000 टन अगर मंगवा रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली मिसयूज होगा, मार्केट में बिकेगा। हम तो ओपनली गवर्नमेंट कहते हैं तमाम एग्जेम्पशन खत्म की जाए, टैक्सेस पूरे लगाया जाए, लेकिन यहाँ चेक एंड बैलेंस तो यहाँ रखा जाए। जो ये लोकल मिल रहे हैं, आप ये देखें ना, जो 80-90 रुपए किलो वाला कागज था आम जो रद्दी रिसाइकल मिलने हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि न्यूज़पेपर इंटरनेशनल मार्केट की वजह 200 रुपए किलो तक चला गया। अब ये इन्होंने उस जगह वो इस्तेमाल है, इन्होंने वो 120, 30, 40, 50 तक, और इनकी इनवाइस देख लें। किसी जगह मैं चैलेंज करता हूँ कि पूरे अदारों को कोई इनवाइस दिखा दे कि जी 130 रुपए लोकल जो रिसाइकल मिले हैं वो इतने का कर रही है, कोई कुछ नहीं कर रहा, ना किसी को देख रहा है। और इस दौर में तो बिल्कुल ही तो हुकूमत भी किसी भी चीज का नोटिस नहीं ले रही है? नहीं, इसके ज्यादा हुकूमत के भी एहलकार शामिल हैं। अच्छा। लेकिन ये टेक्स्ट बुक बोर्ड है, टेक्स्ट बुक बोर्ड की अब सप्लाई शुरू हो गई। अच्छा। अब किताबें छपनी है, सारा कुछ होना, लेकिन उसमें जुल्म ये है कि उसमें सारे ही मिले हुए हैं। टेक्स्ट बुक बोर्ड को जो रेट 170 रुपए गया, उन्होंने कैसे नहीं मार्केट में 170 लेके जाना, इसलिए जाना है कि उसको जस्टिफाई करना है। उसमें कितने लोग टेक्स्ट बुक बोर्ड के इन्वॉल्व हैं ये पता करें ना, तो पता लगेगा कहाँ से लेके किस लेवल तक उसमें करप्शन इन्वॉल्व है, और बिलियन ऑफ मतलब रुपीस की ये करप्शन है। और उसकी वजह से एक तो शॉर्टेज होती है, लेकिन जब किसी चीज की शॉर्टेज होगी तो ऑटोमेटिकली उसमें इन्वेस्टर भी बढ़ेगा, फिर इनकी क्वालिटी डिक्रीज होगी। आप इन्हें कहें जी चले इंटरनेशनल मार्केट में अपना माल बेचें, ये इंटरनेशनल मार्केट में बिक नहीं सकता, इतनी इन्फीरियर क्वालिटी है कि ये तो अपने ही मुल्क पे जुल्म कर रहे हैं वहां पे कि आप 10 दिन किताब कॉपी रिसाइकिल पेपर की रखेंगे फट जाती है। मतलब पेपर प्योर आप अपने कंप्यूटर में नहीं इस्तेमाल करते, आप AA लेते हैं, दूसरा लेते हैं, क्योंकि इनमें डस्ट है, रेत है, तूड़ी, बिल्कुल, और वो बाहर से लेते हैं। वो उसको ये चाहते हैं महंगा हो जाए, अच्छा, ताकि जुल्म जो आवाम पे है ये लोग आसानी से कर सकें। लेकिन अभी भी ये जो पेपर की जो कीमतें बढ़ी है, इस पे बराह रास्त असर जो है वो ये हर हफ्ते ये 5 रुपए किलो बढ़ा रही है, कोई पूछने वाला नहीं। अच्छा, आप नहीं लेना ना लें, क्योंकि आपने तो जाहिर है अर्निंग के लिए लेना है, वरना आप शोर में जाएंगे। जितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं पहले तो वो मतलब उन्हें किसी जगह जाहिर ही नहीं किया गया, और उसके अलावा जो लोग ये गलत माल निकालते हैं उसको भी ये लोग बाजार में ही बेचते हैं। तो हर आदमी अपनी अर्निंग के लिए आता है, उनको तो ये डिस्पैच बंद कर देते हैं। अब मैं शोर में जा रहा हूँ तो मेरे खिलाफ भी है, ऑटोमेटिकली मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ गवर्नमेंट के इदारे ये मिलने मिल के, और एक से एक 2, 3, 4, 5 यूनिट लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं। इसलिए चेक एंड बैलेंस। कभी आप लोग के एसोसिएशन ने हुकूमत से बात करने की कोशिश की, हुकूमत क्या है, हमें ये कुछ समझते ही नहीं,
ये क्या समझते हैं, हम तो बयान ही देना ना। हाँ। ये तो कुछ नहीं समझते, मिलने वाले कहाँ हमें एसोसिएशन को कुछ समझते हैं। अच्छा, ये गवर्नमेंट को उनके ऊपर सख्ती करेगी तो फिर ही होगा ना। जब वो नहीं महाना पैसे मिल जाते हैं, उन्हें क्या जरूरत है सख्ती। तो हुकूमत का कोई मौकिफ नहीं आता अगर आप लोग उनसे बात करते? आपके सामने ही है क्या मौकफ आना। वो तो कह रहे हैं बहुत खुशहाली है, हर तरफ बेहतरी है, अवाम खुश है। हाँ। लेकिन इसका बराह रास्त सर जैसे बच्चों पे असर पड़ रहा है, वालिदैन पे असर पड़ रहा है कि वो अब इसका बोझ नहीं उठा पा रहे हैं कि तालीमी सरगर्मियां जो है, तालीमी दरसी किताबें हैं वो महंगी होती जा रही है। नहीं, अवाम को कौन देखते। इसके अलावा मैं एक और चीज बता दूं, हमारी बहुत बड़ी है आफ्टर टेक्सटाइल जो है ये प्रिंटिंग इंडस्ट्री है। इसमें पेपगाई उनकी नुमाइंदा है, जब हमारी पेपर की ट्रेडर्स की अपना है पेपगाई, उन पे ये जुल्म हुआ है कि आप इम्पोर्टेड कोई भी किताब बाहर से मंगवा लेंगे वो ड्यूटी टैक्सेस फ्री है। अच्छा। और जब पेपर है उसका रॉ मटेरियल वो जब आता है तो उस पर 60 to 65% टैक्सेस हैं। इसका मतलब है आप इतने बड़े शोबे को भी तबाह कर रहे हैं कि आप यहाँ प्रिंटिंग को जो मतलब उसको ख़त्म कर रहे हैं, बाहर से ले आए पेपर भी आपको फ्री आ जाए। अच्छा। तो इससे ज़्यादा और क्या हुकूमत की पॉलिसीज होंगी। अब पता नहीं है कैसे चल रहा है और कैसे नहीं। तो फिर किस तरह के इकदाम उठाने की जरूरत है कि हम लोग क्या करें, अपने घर को तो ठीक करें ना। मैं अगर एक मिल का मालिक हूँ, मैं 10 टन बना रहा हूँ, उसमें सारा मैं 3 टन शो कर रहा हूँ और उस पर भी मैं घपले कर रहा हूँ, वो इनवाइस में दे रहा हूँ 70-80 रुपए की, मार्केट में 160-70 का बेच रहा हूँ, तो कौन पकड़ेगा। हम तो शोर मचा सकते हैं। आप मार्केट का रेट जाएं, पता करें क्या रेट है। जैसे अभी आपके पास आया, इनको कहें जी इनवाइस इनकी चेक करें। इन्होंने फिक्टिशियस नामों से नाम लिख के इनवाइसें काटी होती हैं, उसके ऊपर जो है रेट है वो फिक्टिशियस लिखा होता है। इससे ज्यादा चोरी क्या होनी। बिलियन ऑफ रुपीज जो है वो महीने की करप्शन हो रही है, इस चीज ओपनली हो रही है। हाँ। उसके बाद टैक्स बोर्ड भी इन्वॉल्व है इसमें सारे में। अच्छा। फिर जब आप इसमें एक और घपला करते हैं, हाँ। वो ये करते हैं कि कोई ऐसा पीरियड आता है जिसमें प्रोटेक्शन यूज नहीं होती, जैसे गर्मियों की छुट्टी। हाँ। ये भला क्या करते हैं, काटल करके अपनी प्रोडक्शन कम कर देते हैं ताकि हर वक्त शॉर्टेज रहे। अच्छा। और लोगों को एडवांस पेमेंट दें। तो इसलिए हम तो शोर ही मचा सकते हैं और क्या कर सकते हैं। मतलब जानबूझ के गिरफ्तारी की जाती है, सारा मिल के होता है। इसमें गवर्नमेंट के इदारे भी शामिल हैं, हुकूमती आला ओहदेदारान भी शामिल हैं। हाँ। सब शामिल। और ये सारा कुछ मिल के ये खेल जो खेला जा रहा है और आवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। मतलब 25 साल से पेपर बोर्ड कमेटी लाहौर चैम्बर और BCCI में कर रहा हूँ, और चैम्बर में भी मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर 3 मरतबा रहा हूँ, 5 दफा मैं BCCI में रहा। अभी कमेटी दोनों मेरे पास है। हाँ। मैं इस फोरम पे भी ओपनली कहता हूँ, FBR का चेयरमैन हो, मिनिस्टर फाइनेंस हो, प्राइम मिनिस्टर हो, सबके सामने ही कहता हूँ। लेकिन वो यही होता है यार अच्छा करेंगे देखेंगे, कुछ नहीं होता। और कोई इकदाम नहीं उठाए, कोई नहीं उठा सकता पाकिस्तान में इकदाम। माफिया ऐसा हर जगह छाया हुआ है कि आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब पेपर माफिया भी आ चुका है, उसने भी जड़ें पकड़ी हुई है, पूरी तरह जकड़ा हुआ उन्होंने, और किसी की हिम्मत नहीं है, चाहे उसमें करप्शन है व्हाट एवर इट मे बी, लेकिन बहुत बुरी तरह जकड़ा हुआ है। इसमें सारे शामिल है ना। अगर बड़ी मिलें डॉक्यूमेंटेड है, वो भी सारा साल अपने वसाइल सिर्फ इस चीज पे खर्च करती हैं कि बाहर से जो आइटम आए उसका रेट इतना हो जाए, टैक्सेस उस पर इतने लग जाए कि हमें कम्पीट करने के लिए कोई आए ना। आज अगर आप उसको ड्यूटी फ्री मंगवाएं, हाँ जी, तो ये लोकल मिलें बंद हो जाएंगे, ये बाहर नहीं जा सकता माल। अच्छा। इंडिया की हमने कोशिश की, जब था इंडिया से ट्रेड, पेपर को, प्रिंटिंग पेपर को एसेंशियल आइटम करार दे के, जैसे हम टमाटर सब्जी ये चीजें मंगवाते हैं, व्हाई डोंट फ्रॉम इंडिया, तो इन्होंने वो भी नहीं होने दिया। वो आइटम का हम कह रहे थे जो पाकिस्तान में प्रोडक्शन ही नहीं होती, इन्होंने वो भी नहीं। तालीम इनकी तरजीहात में शामिल नहीं। अब लोग हैं वो बेचारे मर रहे हैं, पैसे ज्यादा दे रहे हैं बच्चों को। आपके सामने जो फीसें हैं मुख्तलिफ स्कूल की, मेरा नहीं ख्याल को अपने आप बच्चों को पढ़ा सकता है। ठीक है जी। खामिद सईद भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान पेपर मर्चेंट्स। मैं ग्रुप का चेयरमैन हूँ, चेयरमैन एफमा का नहीं हूँ। ठीक है, रूलिंग ग्रुप है उसका मैं चेयरमैन। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने अपना मौक़िफ़ पेश किया और यहाँ पर आए हैं। और पेपर्स की भी जिस तरह हम बात कर रहे थे कि उसकी भी कीमतें बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से वालिदैन पर एक बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता जा रहा है, क्योंकि जो बच्चों की किताबें हैं उनकी कीमतों में बराह रास्त इजाफा होगा। और आगे देखते हैं कि इसके नताइज क्या निकलते हैं, क्योंकि तालीम को अब संजीदा नहीं लिया जा रहा हुकूमत की तरफ से। आगे बढ़े एक और खबर आपके साथ शेयर करें तो नामवर मौसीकार मास्टर इनायत हुसैन की 29वीं बरसी आज मनाई जा रही है। और मारूफ फिल्मी मौसीकार मास्टर अब्दुल्ला के भाई
मास्टर इनायत हुसैन ने अपने फनी करियर का आगाज हिंदुस्तान से किया था। उन्होंने 4 दहाइयों के दौरान 65 फिल्मों का म्यूजिक कंपोज किया और पाकिस्तानी फिल्म कातिल की मौसीकी ने मास्टर इनायत को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया था और उनकी फिल्म अनारकली, देवर भाभी, नाइला, मौला जट और कई सुपरहिट फिल्मों की मौसीकी उन्होंने दी थी, जिस पर उन्हें निगार अवार्ड से भी नवाजा गया है और उनका जो इंतकाल था वो 1993 में हुआ था। तो मुझे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं और अब हमने कुछ बात करनी है मौसीकी के हवाले से। और आप लोगों को पता है कि मौसीकी को रूह की गिज़ा कहा जाता है और अगर अच्छी मौसीकी सुनी जाए ना तो जनाब वो दिल में घर कर जाती है। और सूफी गायकी की अगर बात की जाए तो बरसगीर पाको हिंद में ये एक मौसीकी की ऐसी मुश्किल इकसाम कहा जाता है जिसको हर कोई नहीं अडॉप्ट कर सकता, हर कोई नहीं उस कलाम को पढ़ सकता। लेकिन आजकल हमारी जो न्यू जनरेशन है वो इतनी बासलाहियत हो चुकी है, इतना वो टैलेंट उनमें मौजूद है कि वो हर चीज़ में आगे आगे या पेश रहती है। तो आज भी जिस फनकार से या जिस सिंगर से हमने आपकी मुलाकात करवानी है, जनाब सूफ़ी गायिका उन्हें कहा जाता है और रिसेंटली उन्होंने पंजाब टैलेंट हंट वॉइस ऑफ अलहमरा में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, एजाज़ अपने नाम किया और उसके साथ साथ मज़ीद कई मुकाबलों में हिस्सा ले चुकी हैं और बहुत सारे अवार्ड्स भी अपने नाम कर चुकी हैं। तो जनाब उनसे बात करेंगे, कुछ चिट चैट करेंगे और कुछ जो है मौसीकी का तड़का भी लगाएंगे। मेरे साथ इस वक्त मेमूना साजिद मौजूद है। मेमूना, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। मेमूना, सबसे पहले तो आपको कांग्रेचुलेशन, आपने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है वॉइस ऑफ अलहमरा। कैसी फीलिंग है, कैसे प्राउड फील कर रही हो? कितना प्राउड फील करना कोई मेरे लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह नई बात नहीं। अच्छा। और क्योंकि ये सब जो हैं वो माँ बाप की दुआएं हैं और जितने भी लोग मुझे सुनते हैं, मेरे फैंस और जो बुजुर्ग हैं उनकी दुआएं हैं, इसमें इंसान का खुद कमाल नहीं होता। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो दुआएं हैं ना वो आपको जो है फर्श से अर्श पे भी लेके जा सकती हैं। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी फीलिंग्स थी जब मैंने फर्स्ट पोजीशन ली। और अगर कोई कहे कि भाई मुकाबला जो है वो टफ नहीं था, अच्छा, तो ये गलत है। अच्छा, टफ था क्योंकि बहुत ही अच्छे मंझे हुए लोग वहाँ आए हुए थे, बहुत मुश्किल जो है वो तैयारी के साथ। हाँ। और मैं बैठी हुई थी, मैं सबको सुन रही थी, लेकिन दिल में यही था कि भाई दुआ है साथ, तुमने जो गाना है वो स्टेज पे जाके गा देना, वो सिर्फ दिल से गाना। हार जीत अल्लाह ताला के हाथ में है, वो आपकी किस्मत में है। तो बस फिर जब मैंने जीत लिया, हाँ। उसके बाद खुशी का एक आलम ही नहीं था। जो हमारी आपा जी हैं हलीमा सादिया, हाँ, उनकी भी दुआएं हमारे साथ हर वक्त होती हैं और उन्होंने हमें अपने साथ ऐसे रखा हुआ है कि जैसे अपने ही बच्चे होते हैं। इस तरह हमारी वो करती हैं, डील हमें इस तरह करती हैं कि बेटा कोई मसला नहीं है, आप हार जाओ जीत जाओ, वो आपकी किस्मत की बात है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अल्लाह ताला पे पूरा यकीन रखा। तो मुझे बताइए मेमूना, पंजाब कॉलेज से आपका ताल्लुक है, वहाँ से हमें बताइए कि वो आप लोगों को किस तरह प्रैक्टिस करवाते हैं, ये इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, तो उसमें किस तरह आप लोगों को इन्वॉल्व कराते हैं? इन्वॉल्व जब इनविटेशन आता है किसी प्रोग्राम का, तो हम सब एक हमारी सोसाइटी है, लिटरेरी सोसाइटी, उसमें हम लोग डिसाइड करते हैं डेज और उसके बाद तबले पे अलहदा और हारमोनियम पे अलहदा लोग होते हैं, प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एग्जैक्टली। और अगर हम लोग प्रैक्टिस ना करें तो कोई पता नहीं है कि भाई तबले वाला कहाँ निकल जाए, हारमोनियम वाला, और ये शेर कितनी बार कहना है, तो वो हमारे लिए जरूरी होता है। उसके बाद जब हम परफॉर्म करते हैं तो फिर वाह वाह दाद वसूल की जाती है। बिल्कुल ऐसी ही है। तो मेमूना, सबसे पहले आप हमें क्या सुनाने वाली हैं? सबसे पहले क्योंकि सुबह बखैर है तो मैं सबसे पहले हम पेश करना चाहूँगी अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। मेरे मौला करम हो करम, 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 तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला
मेरे मौला मौला मौला, ये ज़मीं और ये आसमां तेरे कब्ज़े में है दो जहां, मौला ये ज़मीं और ये आसमां तेरे कब्ज़े में है दो जहां, सब पे तू ही तो है मेहरबान, हम तेरे दर से जाए कहाँ, तू ही सुनता है सबकी सदा, तू ही रखता है सबका भरम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। क्या बात है जनाब, बहुत ही खूब, बहुत अच्छा आपने ये अम्बिया कलाम पढ़ा है मैमूना। मुझे बताइए अलहमरा के हवाले से मैं पूछना चाहूँगी, इस तरह के इनिशिएटिव जो लिए जा रहे हैं, प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जा रहा है, कितना अच्छा है जो न्यू जनरेशन है, आप जैसे जो बच्चे हैं उनके लिए ये चीज़? बिल्कुल, डायरेक्टर ऑफ अलहमरा जुल्फ़िकार अंकल, वो बहुत ही अच्छे प्रोग्राम्स वहाँ कल्चरल डे के हवाले से और सिंगिंग के हवाले से और रक्स जो है उनके हवाले से, और उनकी एकेडमी भी है आई थिंक, उसमें भी वो जो है नए नए जो बच्चे हैं उन्हें इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, और हमारे जैसे जो न्यू टैलेंट हैं उनका जो टैलेंट है वो दिखा रहे हैं दुनिया में कि भाई टैलेंट की पाकिस्तान में कमी नहीं है। हाँ, बिल्कुल ऐसे और डिफरेंट बच्चे आ रहे हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से, कॉलेजेस से, स्कूल से, और अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। और इसी चीज़ में जब मैंने भी जब देखा तो मैंने कहा भाई टैलेंट की कमी नहीं है, बिल्कुल ऐसे हमसे भी अच्छे अच्छे लोग हैं, बस सिर्फ उनको प्लेटफॉर्म चाहिए होते हैं कि जहाँ पर आके कि अपना जो टैलेंट है वो शो करवा सके पूरे पाकिस्तान को। अगला कौन सा आप हमें पेश करने वाली है हमारे? अगला है सूफी कलाम, अच्छा, दिल्ली लुटी तय, मुल्तान का, सराइकी में। जरूर। दिलड़ी लुटी यार सजन, दिलड़ी लुटी यार सजन, कदी मोड़ मुहारत वतन, ओ दिलड़ी लुटी कदे सावल माही आवे कदे सावल माही आवे मैडी उजड़ी झोंक वसावे हो मैनू रोंदी नू गल नल लावे वंडरो ही डाडा कठे हो दिलड़ी, हाँ दिलड़ी लुटी क्या बात है जनाब, क्या बात है, बहुत ही अच्छा मैमूना, लिटरली बहुत अच्छा आपने ये भी सूफी कलाम पढ़ा है। अच्छा, मुझे अपने बारे में बताइए, कैसे आपका इस फील्ड में आना हुआ, किसका शौक था, किन से इंस्पिरेशन आपने हासिल की? इंस्पिरेशन जो हमारा दौर है तो सोशल मीडिया अच्छा लेकिन बड़े भाई जो हैं वो भी नातख्वानी करते थे। अच्छा, स्कूल्स के कंपटीशंस, क्योंकि जो स्कूल्स हैं उन्होंने भी हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया है, डिफरेंट कंपटीशंस में हमें मौका दिया है। तो बड़े भाई थे वो स्कूल्स के कंपटीशन में जाते थे, और उनके बाद आपी, अब वो माशाल्लाह डॉक्टर हैं, ठीक है, और वो भी जाती थी स्कूल की तरफ से।
फिर मुझे अगर मैं सही बताऊं तो उन दोनों से इंस्पिरेशन। अच्छा। तो मैंने होमवर्क करती हूँ ना, तो मैंने गुनगुनाना, उसके बाद घर वालों को पता चला नहीं एक और पीस भी है। अच्छा जिसमें ये टैलेंट बिल्कुल एक और पीस भी है हमारी तरफ। उसके बाद फिर हमारी जो मैडम है आपा हलीमा सादिया, भाई चले गए कॉलेज, पंजाब कॉलेज। तो उन्होंने जाके जी सुनाया, आपा जी ये भी है, इससे सुने। ठीक है। उन्होंने मुझे सुना, उसके बाद उन्होंने कहा आपको मैं कल एक गिफ्ट दूंगी। मैंने कहा ठीक है, वॉच होगी या कोई पेंसिल, ज्योमेट्री इस टाइप का। नेक्स्ट डे मैं गई तो मेरे हाथ में ना एक वाउचर पकड़ा दिया उन्होंने। तो मैंने कहा मुझे इतना नहीं, 2 क्लास में क्या पढ़ना आता है, तो वो स्कॉलरशिप था एलाइट स्कूल का, फ्रॉम 2 क्लास टू 10th। अच्छा माशाल्लाह। तो मैं घर गई, मुझे अभी भी समझ नहीं आई मामा क्या स्कॉलरशिप क्या होता है, मतलब इस टाइप का। तो उसके बाद 10th क्लास तक 7th तक मैंने कंपटीशंस किए एलाइट स्कूल के, और अल्हम्दुलिल्लाह हर कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन। वाओ वाओ। सो सारे पेरेंट्स आ गए डिफरेंट कैंपसेस से, जी इसे बैन करें। क्यों? हमारे बच्चों को भी मौका मिलना चाहिए। लाहौर से आके जीत जाती हैं हम, साहिवाल, बहावलपुर कहाँ से आते हैं और हमारे बच्चे जीतते ही नहीं। तो उसके बाद मैं बैन थी और मुझे इंतजार था मैं कॉलेज में आऊँ अब, क्योंकि कॉलेज में मेरा बैन जो है वो बिल्कुल हो जाना था रिमूव। तो अब मैं कॉलेज में आई तो वॉइस ऑफ अलहमरा डिफरेंट कंपटीशन, और वो आपने जो है एजाज़ात अपने नाम किए हैं। हमारे साथ मेमूना साजिद सूफी गायिका मौजूद है। मेमूना आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। लेकिन जाते जाते हम सजाद अली का एक गाना आपसे सुनना चाहेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए जनाब, जाते जाते मेमूना से एक और गाना उनसे सुनते हैं। जी मेमूना। बने थे दोस्त दिल दुखाने को, बने थे दोस्त दिल दुखाने को, यही बहुत है दिल जलाने को, बने थे दोस्त हमें नाकाम होता देखने का, हमें नाकाम होता देखने का, बड़ा ही शौक था ज़माने को, बड़ा ही शौक था ज़माने को, यही बहुत है दिल जलाने